जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचड़ा बीनागंज से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए मैथ्स का जो आधार टॉपिक या फर्स्ट टॉपिक जो होता है जहां से गणित की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम और हिंदी में कहेंगे संख्या पद्धति। दोस्तों बहुत सारी परीक्षाओं में इसको लेके क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल तरीके से, वन लाइन फैक्ट में इसके क्वेश्चन बनते हैं। संख्याओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं संख्या पद्धति या संख्याओं के बारे में जहां से गणित की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए सबसे पहले जो गणित में आता है नंबर सिस्टम में वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में अगर आप इसको कहें तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या यानी दोस्तों ऐसी संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। यानी प्रकृति से क्या प्राप्त हुई भाई, दुनिया में किसी न किसी चीज़ का नाम होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का नाम होता है तो किसी न किसी तरीके से उसको हम जानते हैं। हम दुनिया में उसी चीज़ को जानते हैं जिसका नाम होता है, और जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी आपको पता है दोस्तों शून्य की खोज हुई है और बाकी किसी भी संख्या की खोज नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनका आपने नहीं देखा होगा, ना आपने कभी पढ़ा होगा कि उनकी खोज हुई है। इसका मतलब वो हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से मिले हैं। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर यानी ऐसी संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है या ऐसी संख्याएं जिनकी खोज नहीं हुई है। दोस्तों दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम उसको कहते हैं जिसकी खोज हुई है और प्राकृतिक उसको कहते हैं जिसकी खोज नहीं हुई है। यानी या तो सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब वो हमें मिली होंगी, या प्रकृति के द्वारा नेचुरल रूप से उनका जैसा भी नाम पड़ा होगा, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई प्राकृतिक संख्या है तो वो कौन कौन सी संख्या है। तो सरल सी परिभाषा है दोस्तों, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। या फिर सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बनी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, सरल भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं या जो 1 से लेकर 9 तक को अंकों से मिलकर बनी हुई होती हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट संख्या होती है, यानी संख्या पद्धति में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं के बारे में, ये उसका पहला रूप होता है। दोस्तों इसके बाद प्राकृतिक संख्या, लेकिन आपसे मैंने इसमें जीरो का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं किया। इसका मतलब जीरो भी तो एक संख्या होती है, एक डिजिट होता है, एक नंबर होता है। तो ये कहाँ से आता है और क्या होता है। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर की संख्या होती है उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसका मतलब आप जब गणित पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जीरो के बिना हम संख्याओं को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, और गणित में आपने देखा भी होगा कि हम जीरो का बार बार जिक्र करते हैं या कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई प्रयोग होता है। तो इसका मतलब जब मैंने आपको प्राकृतिक संख्या में जीरो के बारे में नहीं बताया तो निश्चित रूप से इसके बिना संख्याएं अधूरी हैं। तो अब संख्याओं को पूर्ण करना है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण का मतलब क्या होगा, कंप्लीट हो चुकी हैं अब संख्याएं। तो किससे कंप्लीट हुई, तो दोस्तों जीरो से। किससे कंप्लीट हुई है, जीरो से। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो संख्या जीरो से प्रारंभ होकर, जीरो से प्रारंभ होकर
अनंत तक जाती हैं। 0 से प्रारंभ होकर जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं उनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। अब दोस्तों इसके वन लाइन फैक्ट में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल तरीके से आपसे पूछा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप सीधा याद रखेंगे उसमें 0 जहां होगा वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 0 को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये 2 संख्याएं आपकी क्लियर है। इसके बाद जो नंबर तीसरी संख्या होती है, तीसरे नंबर पे जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स नंबर। क्या कहेंगे, इंटीजर्स नंबर या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब दोस्तों ये हुआ कि संख्याएं जो हैं पूर्ण प्लस अंक के रूप में हैं। पूर्ण यानी क्या होता है, पूरा, अंक यानी अंक 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उनको आप अंक भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं। यानी डिजिट प्लस नंबर, 2 चीज़ें होती हैं। डिजिट यानी होते हैं 1 से लेकर 9 तक के अंक जो होते हैं उनको डिजिट या अंक कहते हैं। नंबर यानी संख्या होता है, 1 से लेकर 9 तक के अंक जो होते हैं वो संख्या में भी आते हैं, नंबर में भी आते हैं। इसके बाद की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब डिजिट्स के सहयोग से बनाई जाती हैं। तो पूर्णांक संख्या यानी पूरी संख्याएं। पूरी संख्याएं कैसी हुई, तो एक सरल सी परिभाषा है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्या होती है। कैसे होती है, आपने गणित में जब आप छोटे छोटे होंगे, जब छोटी छोटी क्लासों में आपको पढ़ाया जाता होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं, इधर यहाँ 0 लिखते हैं, 0 के इस तरफ +1 +2 +3 इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद इधर कैसे लिखते हैं, -1 -2 -3 इस तरीके से लिखा जाता है। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें और भी इनके नाम होते हैं। कैसे नाम होते हैं, जैसे ये ऋण वाली संख्या है, ये ऋण वाली संख्या है तो इनको आप कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋण वाली संख्या या माइनस वाली संख्या जो कि पूरे पूरे अंक के रूप में है उन्हें आप कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और जो प्लस में है उनको आप कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में कहेंगे तो सिंपल सी बात है, पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स नंबर कहा जाता है। और ऋणात्मक पूर्णांक है तो नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे और धनात्मक पूर्णांक है तो पॉजिटिव इंटीजर्स इसको कहेंगे। अब 0 को तो हमने शामिल नहीं किया है इसमें, तो आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अब 0 क्या होता है, तो 0 होता है सीधी सी बात उदासीन पूर्णांक। क्या होता है दोस्तों, उदासीन पूर्णांक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसी परीक्षा में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि उदासीन पूर्णांक है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं परीक्षा में। तो उदासीन पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, 0 उदासीन पूर्णांक होता है। तो संख्याओं का दोस्तों क्या होता है, एक क्रम होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये एक क्रम हुआ इन तीनों संख्याओं का। इसके बाद 2 और संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसे संख्याओं के जोड़े होते हैं। तो ये 3 संख्याओं का एक कंप्लीट जोड़ा होता है। दोस्तों एक और नई बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपसे पूछा कि 2/5 है, 2/5 है, तो आपसे कहा क्या ये पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पूछा है ना आपसे पूर्णांक यानी पूरा अंक। अगर इस टाइप से कोई पूरा अंक होगा तो वो पूर्णांक संख्या मानी जाती है। अब पूर्णांक संख्या नहीं, देखिए अगर आपसे पूछा, मान लीजिए आपसे पूछा कि इसका पूर्णांक बताइए, अगर पूर्णांक नहीं है तो जैसे मान लीजिए 1.7 है और 1.3 है, ऐसा आपसे कहा
कि ये जो संख्या है इनका पूर्णांक बताइए क्या होगा। तो इनका पूर्णांक देखिए, ये जो होता है जैसे कॉमन इनके बीच की संख्या 1.5 होती है। क्या होती है? 1.5। अब 1.5 से ऊपर की जो संख्या होगी, जैसे 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये करीबन 2 के पास होगी, करीबन 2 के पास होगी। तो इसका पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा। बाई चांस मान लीजिए अगर पूछा जाए कि ऐसी कंडीशन बने, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है मेरी परीक्षा में किसी में भी, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीके से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। यानी 1.7 का पूर्णांक 2 हो सकता है और 1.3 दोस्तों किसके पास पड़ेगा? 1 के पास पड़ेगा। तो इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि क्या हमें करना है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको अपने साथ एक रफ रजिस्टर का इस्तेमाल करें और उसमें इस चीज़ को नोट कर लें, ताकि मैं इसको साफ करके दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख सकूं। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्याओं का एक क्रम है। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं या जो संख्याएं 1 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर यानी कंप्लीट संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर, सभी धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं, सभी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण या प्राकृतिक, साथ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सभी संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक किसी भी संख्या के साथ लगा सकते हैं, तो धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। ऐसी संख्याओं को आप पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। माइनस वाली जो है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो प्लस वाली उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो 0 है उसको उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नंबर 4 संख्या आती है दोस्तों, नंबर 4 संख्या जो आती है वो है आपकी सम संख्या। नंबर 4 है सम संख्या। ठीक है दोस्तों, सम संख्या को कहा जाता है इंग्लिश में इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर। अच्छा देखिए दोस्तों, एक बात आपको याद रखना है कि इंग्लिश वर्ड जो होता है, इसमें जो इनके सिनोनिम्स शब्द जो होते हैं, जिनको अपन पर्यायवाची कहते हैं, बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल इसमें होता है। और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो पेपर आता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के क्वेश्चन लिखे होते हैं। एक तरफ पेज में हिंदी में लिखा होता है, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों आजकल इनके क्या जो पर्यायवाची शब्द होते हैं हिंदी में, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं। अगर आप इनको इंग्लिश में याद कर लें तो आपको इंग्लिश में एक ही वर्ड आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और वही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप हिंदी में देखें तो इनको अलग अलग शब्दों से इनको दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये इंग्लिश वर्ड विशेष रूप से याद होना चाहिए। तो सम संख्या यानी आप कहेंगे क्या? इवन नंबर। इवन नंबर यानी होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसको आप सम संख्या कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा कि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए उसको सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, सरल सी बात है। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वह सम संख्या होगी, या जिसमें 2 का भाग चला जाए उसको सम संख्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सम संख्या, मान लीजिए आपसे 0 पूछा, क्या 0 सम संख्या है? तो आप बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं 0 सम संख्या होती है। ठीक है, सरल सी बात है। नेक्स्ट जो संख्या होती है सम संख्या के बाद, इसका एक जोड़ा बनता है विषम संख्या। क्या बनेगा? विषम संख्या। विषम संख्या को कहा जाता है ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर। इंग्लिश नाम मैंने आपसे कहा कि आपको विशेष रूप से याद करना है। इंग्लिश नंबर नाम जो होता है इनका विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? तो सरल सी बात है, 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, आपको पता है 1 से लेकर 9 तक के अंक यानी डिजिट।
संख्या यानी नंबर, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक से लेके यानी जीरो को भी आप शामिल कर सकते हैं, जीरो से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं उनको डिजिट कहते हैं, इनको आप स्पेशल संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन जो संख्याएं होती हैं जैसे 10 है, उसमें 2 अंकों का इस्तेमाल हुआ, उसको संख्या कहा जाता है। विषम संख्या यानी ओड नंबर हुआ तो जिसका इकाई अंक इनको छोड़ के एक से लेकर 9 तक के अंकों में इनको छोड़कर जो भी अंक बचा, क्या बचा, 1, 3, 5, 7 और 9, ये अंक बचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह संख्या विषम संख्या होगी। या सीधी सी बात, इसका अपोजिट अगर बनाए, मैंने आपसे कहा है कि इन दोनों का जोड़ा होता है सम और विषम का। जैसे किसी का विलोम शब्द नहीं होता, इसी तरीके से ये सम और विषम एक दूसरे के विलोम आप कह सकते हैं, दोनों साथ में लिए जाते हैं। इसका मतलब हम यहाँ कह रहे थे कि जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम है, तो यहाँ नहीं कह सकते क्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम है। ठीक है, यानी जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा उसको विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, आया है समझ में दोस्तों। इसके बाद अब नेक्स्ट जो क्रम बनता है अगली संख्याओं का जो क्रम बनता है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी परीक्षाओं में भाज्य और अभाज्य संख्याओं को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी संख्याओं में अगर सबसे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भाज्य और अभाज्य संख्या को लेके होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या कम शब्दों में और छोटी संख्याएं होती हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होती है। लेकिन अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आपने कभी अगर भाग पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो भाज्य का मतलब होता है जिस संख्या में भाग दिया जाता है या जो संख्या विभाजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम भाज्य देखने वाले हैं कि भाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या को, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी प्रचलन में है पर्यायवाची शब्द, अलग अलग तरीके के शब्द जो इनके अन्य नाम होते हैं वो आजकल परीक्षा में आ जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है। और मैंने आपसे कहा कि भाज्य इज मोस्ट इम्पोर्टेंट संख्याएं जो 100% परीक्षा में यहाँ से पूछी जाती हैं। तो भाज्य संख्याएं देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या इसको आप मिश्र संख्या भी कह सकते हैं, मिश्र संख्या, और इसी को आप यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, यौगिक संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, मिश्र संख्या या यौगिक संख्या, ये 3 तो इसके नाम हो गए। यानी इसके पर्यायवाची शब्द हैं भाज्य संख्या, मिश्र संख्या, यौगिक संख्या। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन तीनों का एक ही नाम क्या होता है, तो इंग्लिश में होता है कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर या भाज्य, मिश्र या यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, तो सरल सी परिभाषा है दोस्तों, कोई भी संख्या जो होती है जिसमें एक स्वयं या किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, तीसरी संख्या का भाग चला जाए। यानी परिभाषा क्या हुई दोस्तों, यदि किसी संख्या में एक का, स्वयं का और किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, सरल सी बात है। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कोई भी संख्या हुई उसमें एक का भाग तो जाता ही है, खुद उसी संख्या का भी भाग जाता है, लेकिन किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए तो उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। या फिर एक और परिभाषा इसकी दर्शा सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणज हो, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाता हूँ लिखने के बाद संख्याओं का उदाहरण के रूप में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपसे कहा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कम से कम 3 संख्याओं का जिसमें भाग जाएगा उसको आप कहेंगे भाज्य संख्या।
जैसे मान लीजिए अगर हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखते हैं, 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेकर 9 तक भाज्य संख्या के बारे में हम सीख रहे हैं। और भाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए। भाज्य संख्या यानी कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए। किस किस का? 1 का, स्वयं का और किसी तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए, उसको कहेंगे भाज्य संख्या। अन्य नाम मैंने आपको बता दिए, यौगिक संख्या है, मिश्र संख्या है और इंग्लिश में कहेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि इन 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं में या 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, इनमें कौन सा अंक या कौन सी संख्या भाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक देखिए, आप 1 में आप 1 का ही भाग दे सकते हैं, यानी ये तो इस नियम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। 2 को अगर आप देखें तो आप 1 का और खुद 2 का भाग दे सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अगर आप 3 देखें तो 3 में आप 1 का और 3 का, बताइए, और किसी संख्या का भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, तो इसका मतलब 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। अब वो संख्या आ चुकी है जिसका हमें इंतजार था, यानी कि 4 में आप देखें तो किस किस का भाग दे सकते हैं? 1 का, 2 का और खुद 4 का। तो ये देखिए दोस्तों, 1 स्वयं और कोई तीसरी संख्या, 1 ये स्वयं और कोई तीसरी संख्या। इसका मतलब कम से कम अगर 3 संख्याओं का भाग जा रहा है तो आप उसको कह सकते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, अच्छा आपको पता है कि हमने ऊपर पढ़ लिया है सम और विषम। क्या पढ़ लिया? सम और विषम। तो आप जरा बताएंगे 4 क्या है, सम है या विषम? क्या होता है? सम होता है। 4 अगर सम संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बने। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आप कहेंगे 4 होती है। दूसरा क्वेश्चन बना कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कह सकते हैं 4। कौन सी होती है? 4। अच्छा चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 5 में आप चेक करेंगे तो 1 और 5 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब भाज्य नहीं है। 6 भाज्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 का, 3 का, 2 का और खुद 6 का भाग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 4 अंकों का भाग चला गया, तो भाई मैंने कहा है कि कम से कम 3 का जाना चाहिए, इससे ज़्यादा भले ही 50 संख्याओं का भाग चला जाए तो उसको आप भाज्य कहेंगे। ठीक है, अब 7 पे आएंगे तो 1 और 7, ठीक है, यानी ये भाज्य नहीं है। 8 पे गए आप तो 8 में तो 1 का भी जाता है, 8 का भी, 4 का भी, 2 का भी, इसका मतलब ये भाज्य है। अब आए हम 9 पे, तो 9 में आपको पता चला कि आप 1 का, 3 का और 9 का, कम से कम 3 संख्याओं का आप इसमें भाग दे सकते हैं, इसका मतलब ये भाज्य है। तो दोस्तों अगर ये भाज्य है तो भाज्य है तो लेकिन कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है, और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भी आप क्या कहेंगे? 4 है। ठीक है दोस्तों, ये भाज्य संख्या का मैटर है। अब जस्ट इसके अपोजिट बनती है अभाज्य संख्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्या, जिसके बारे में श्योर है 100% क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। जैसे पहले तो आपको इसके सबसे पहले जो पर्यायवाची नाम इसके जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अन्य नाम क्या होंगे इसके? तो ये होता है रूढ़ संख्या, इसका अन्य नाम है रूढ़ संख्या। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रचलन में है रूढ़ संख्या। आपने रूढ़ और क्यूब ये पढ़ा होगा। रूढ़ यानी जो करनी के अंदर होती हैं संख्याएं, ऐसी संख्याओं को रूढ़ संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम सब क्लियर करेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो रूढ़ संख्या। एक और दोस्तों जो पिछली बार मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था, अग्र संख्या। अग्र संख्या,
पिछले बार दोस्तों जब ये परीक्षा में आया था तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी कि अग्र संख्या अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है। अब इन तीनों का एक सॉल्यूशन है। अगर आपने इनको इंग्लिश में याद कर लिया तो इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अभाज्य संख्या। अन्य नाम है इसके रूट संख्या, अग्र संख्या, और इंग्लिश में इसको कहेंगे प्राइम नंबर। आपको दोस्तों विशेष रूप से इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर संख्या पद्धति से क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है अभाज्य संख्या को। अब अभाज्य संख्या यानी क्या भाई? अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाए, उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। सरल सी परिभाषा उसमें क्या था? जिसमें एक का, स्वयं का या अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग चला गया, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या यानी जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाएगा, उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब अभाज्य संख्या यानी देखिए आप क्या होंगी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 1 से लेके आप 9 तक की संख्याएं लिखें। 1 से लेके 9 तक 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी हमने चेक किया है कि 4 जो होती है सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, और 9 जो होती है वो सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या है। अब यहाँ हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में देखिए परिभाषा हम सीख चुके हैं कि जिसमें एक और स्वयं का भाग जाएगा। तो एक तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक में तो सिर्फ एक का ही भाग जाता है। वहाँ भी हमने सीखा था कि एक में तो एक का ही भाग जाता है। तो यहाँ हम सीख रहे हैं 2 को हमने देखा तो 2 में एक का और खुद 2 का भाग जाता है। इसका मतलब ये परिभाषा से मेल खाता है। परिभाषा है जिसमें एक का और स्वयं का भाग जाएगा, उसको आप अग्र संख्या, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आप समझ गए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों यकीन मानिए ये वाला क्वेश्चन ढेर सारी परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर आप लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम दे रखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन बनता है। ये जो 2 है एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या। यानी आपको पता है दुनिया में कितनी सम संख्याएं होंगी? दुनिया में नहीं, सॉरी, गणित में कितनी संख्याएं होंगी? उनमें एकमात्र सम संख्या है कौन सी? 2, जो कि अभाज्य होती है। सॉरी, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, अब आप अगर गणित का एक तालमेल बनाएं, इस तरीके से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि गणित में जितनी भी संख्याएं होती हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन, या आपसे पूछा जाए कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि गणित में जितनी संख्याएं होती हैं उनमें आधी सम होती हैं और आधी विषम होती है, तो बताइए ये कथन सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं उनको सम संख्या और विषम संख्या में भी डिवाइड कर सकते हैं हम। जितनी भी संख्या उनको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, या जितनी भी संख्या उनको हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में भी डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था ना कि संख्याओं का एक ग्रुप होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि 3 संख्याओं का एक ग्रुप है, फिर सम विषम का एक ग्रुप है, और भाज्य अभाज्य संख्याओं का एक ग्रुप होता है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है कौन सी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। दोस्तों अगर सम के बारे में पूछा है तो विषम भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी ये रही विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें भी हम 1 और 3 यानी 1 का और स्वयं का भाग दे सकते हैं। इसका मतलब ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी?
विषम अभाज्य संख्या। वैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 2, आपसे पूछा जाए एकमात्र समअभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 2, अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 3। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी तो आ रहा होगा कि हमने एक को छोड़ दिया, भाज्य में भी छोड़ दिया, अभाज्य में भी छोड़ दिया, लेकिन अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ना तो ये भाज्य से मेल खाता है ना अभाज्य से मेल खाता है, तो दोनों से मेल नहीं खाता तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि ना तो ये भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, एक सरल सा क्वेश्चन बन गया कि एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। अभाज्य संख्याओं के बारे में अन्य भी और सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्याओं में आपसे पूछ लिया जाए, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि आप बताइए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। आपसे पूछा 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आपसे पूछा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या इस तरीके से नॉर्मल आप किसी किताब में पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएंगे और दिए भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा कि 50 से 100 तक बताइए कितनी अभाज्य संख्या है, तो एक डाटा हम याद करेंगे और घर पे आप लोग क्या करेंगे, जब अभाज्य संख्या पढ़ेंगे तो आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेंगे और उसमें अभाज्य संख्याओं को क्या करेंगे, गोला लगा के आप नोटिस करेंगे कि सर ने जो संख्याएं बताई हैं वो सही है क्या। सर ने कहा है कि 1 से 100 तक इतनी संख्या, 1 से 25 तक इतनी, 1 से 50 तक इतनी। अगर आप यकीन मानिए घर पे आप लिखेंगे और उसको गोला करेंगे तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाएगी कि ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे तो मैं आपको फैक्ट संख्या बता रहा हूं कि कहां से कहां तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों आप याद रखना 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है कितनी? 9। कितनी होंगी? 9। अब सेकंड जो क्वेश्चन बनता है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे कितनी? 15 होती हैं। कितनी होंगी? 15। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 75 तक कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आप कहेंगे 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक फैक्ट आंकड़ा है जिसको रट्टा भी आप मार सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं, या फिर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखकर आप क्लियर भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे कि 25 से 50 तक बताइए कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। 15 में से 9 घटाए कितने? 6, यानी 6 अभाज्य संख्याएं होती है। आपसे पूछा कि 50 से 100 बताइए, तो 25 में से 15 घटाएं कितना बचेगा? 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए देखिए इसके आगे क्या होता है। मैंने आपसे कह दिया कि भाई आप इस तरीके से अभाज्य संख्याएं आप याद करेंगे और घर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे 100 तक लिख के, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आप बताइए 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, या कभी आपसे पूछ लेंगे कि आप 70 से लेकर 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है, उनका योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप ये संख्याएं याद कर कर ही अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो दोस्तों एक और तरीका होता है अभाज्य संख्याओं का, जैसे आप एक अनुमान लगा सकते हैं 1 से लेकर 100 तक। अधिकतर जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो 1 से लेकर 100 तक की पड़ती है। 1 से लेकर 100 तक हम क्या करेंगे, आपको पता है कि कोई भी सम संख्या जो होगी वो क्या नहीं होगी, कोई भी सम संख्या जो होती है वो भाज्य होती है। किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। एकमात्र 2 है जो कि अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं सब भाज्य होती हैं। तो आप सम वाली संख्याओं को तो अपने दिमाग से निकाल ही देंगे कि यह अभाज्य होती है, सम वाली जितनी भी हो। 5 को छोड़ के 5 वाली जितनी भी संख्याएं रहती हैं सारी की सारी भाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, 5 अभाज्य है और 5 से बनी जितनी भी संख्या, जैसे 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, या ऐसी कोई भी संख्या, वो सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी से मिलती जुलती एक संख्या और होती है जिसको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो सहभाज्य संख्या नहीं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक एक होता है। कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका महत्तम समावर्तक एक होता है, ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश में इसको कहेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो मासा क्या होगा? इनका एक होगा। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? तो जैसे भैया आप 5 और 3 ले लीजिए, इनका एक जोड़ा है, इनका आप महत्तम समावर्त निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, महत्तम समावर्त स्पेशल एक टॉपिक होता है लासा और मासा का, वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। फिलहाल में आप याद रखेंगे, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो उनको आप कहेंगे सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। ठीक है, और भी संख्याएं होती है जैसे 11, 8 आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका मासा 1 होता है, तो ऐसी संख्याओं को कहा जाता है को प्राइम नंबर। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को बताया है संख्याओं के बारे में, और संख्या पद्धति का ये हमारा पहला वीडियो है दोस्तों। इसका एक और नेक्स्ट वीडियो कल मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ, इसका एक सेकंड पार्ट भी होगा। तो संख्या पद्धति का ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया, प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण संख्या, पूर्ण के बाद मैंने आपको बताया पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बाद मैंने आपको बताया सम संख्या, सम के बाद मैंने आपको बताया विषम संख्या, विषम के बाद बताया मैंने आपको भाज्य संख्या, भाज्य के बाद मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा विजन मध्य प्रदेश पुलिस प्लस रेलवे ग्रुप डी, जिसके लिए हम आप लोगों को विशेष तैयारी कराने वाले हैं। और संख्या पद्धति का ये आज दोस्तों हमारा पहला वीडियो था। अगर मेरी मेहनत, मेरी लगन, हमारी सारी उम्मीदें अगर आप लोगों को पसंद आई हों तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों से विदा चाहता हूं। आज इतना ही हमारा प्रयास है, क्योंकि ये आज हमारा गणित को लेके पहला वीडियो है दोस्तों। इससे भी ज़्यादा हम मेहनत करने वाले हैं, लेकिन कब? जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप सब्सक्राइब्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। अगर दोस्तों आप बेल आइकन दबाते हैं तो हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने कोई वीडियो अपलोड किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी मेहनत है, तो इसमें आप लोगों का हमें पूरा प्यार चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश। ठीक है, कट कर